स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि MQM पाकिस्तान की राबिता कमेटी ने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। MQM ने अपने तमाम अरकान असम्बली के इस्तीफ़े मांग लिए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास में अरकान राबिता कमेटी का कहना था कि मरदमशुमारी शहरी सिंध और MQM का आइनी मुतालबा है। ये बुनियादी मुतालबा है। जब मरदमशुमारी ही दुरुस्त नहीं होगी तो असम्बलियों में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शुएब, बताइएगा, आज के इजलास में बड़े बड़े फैसले किए गए हैं MQM की जानिब से। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जो है MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का बहादुराबाद मरकज पर कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की जेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया है। इस इजलास में मरदमशुमारी के अब तक के एदाद शुमार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। राब्ता कमेटी का कहना था कि मरदमशुमारी पर हुक्मरानों के गैर संजीदा रवैये से वो शदीद मायूस हैं। MQM की राब्ता कमेटी ने यह भी कहा है कि वफाकी वज़रा समेत मुताल्लिका हुकाम से मुलाकातों और बेज़ाब्तगियों पर मरदमशुमारी से मुताल्लिक तमाम सबूत और शवाहिद फराहम करने के बावजूद भी उनके मुतालबात को नहीं तस्लीम किया जा रहा। उन्हें दुरुस्त मरदमशुमारी करने से मुतालिक जो है किसी किस्म के कोई भी इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं। शहरी सिंध खुसूसन कराची के साथ मरदमशुमारी में होने वाली ज्यादतियों पर जो है इस इजलास में राब्ता कमेटी की जानिब से अहम तरीन फैसले किए गए हैं। जबकि ये भी इतलात सामने आ रही है कि अगर मरदमशुमारी से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए तो MQM पाकिस्तान जो है आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमत से भी अलहदगी इख्तियार करेगी। MQM ने इस इजलास में अपने तमाम तर अरकान असेंबली से भी इस्तीफे तलब किए हैं और MQM की जानिब से गुज़िश्ता कई दिनों से यही कहा जा रहा है कि कराची की आबादी को एक बार फिर से लापता करने की कोशिश की जा रही है। कराची की आबादी को दुरुस्त नहीं गिना जा रहा है। उनका ये देरीना मुतालबा है कि कराची की आबादी को जो है वो दुरुस्त गिना जाए। ईद के दिन भी जो है MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता हुआ है, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से ठीक है शुएब, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। आजिज़ जमाली ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। आजिज़, MQM के आज के फैसले ने तो हुकूमत वक्त के लिए भी बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। हाँ, ये बड़ी खबर है। ज़ाहिर है कि MQM का मौजूदा हुकूमत में अहम किरदार है। मौजूदा जो PDM की सरकार है उसमें MQM के रोल को कभी भी झुलाया नहीं जा सकता। लेकिन आज जो सूरत हाल हुई है जिसमें अब MQM ने अपने अरकान से इस्तीफे ले लिए हैं और मरदमशुमारी पे जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वैसे मैं आपको बताऊं कि मरदमशुमारी पे पहले दिन से MQM और दीगर जमातों के थे जो आज तक बरकरार हैं। लेकिन आज फिर ये है कि मरदमशुमारी की मुद्दत में फिर इजाफा किया गया है। लेकिन अब MQM चाहती है कि हुकूमती सतह पे उससे बाकायदा मुज़ाकरात किए जाएं। अब देखना ये है कि फेडरल गवर्नमेंट इसको किस तरह देखती है। आया MQM से बाकायदा मुज़ाकरात होते हैं या नहीं, क्योंकि ये मामला तो बहरहाल वफाकी सरकार का है, सूबाई लेवल का ये इशू है नहीं। तो मुंतज़िर इसके हैं कि फेडरल गवर्नमेंट का राब्ता करती है MQM से। जी आजिज़ जमाली, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिए। आपको बताते चलें कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है और अरकान राबिता कमेटी ने कहा है कि मरदमशुमारी सिंध के शहरियों का और MQM का बुनियादी मुतालबा है, आइनी मुतालबा है, और जब मरदमशुमारी ही दुरुस्त नहीं होगी तो असम्बलियों में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात कर लेते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, ये बताइएगा कि दोपहर का ये वैसे फ़ैसला हो चुका है, 3 बजे इजलास हुआ था। अब तक क्या MQM से किसी भी वफाकी शख्सियत ने राबता किया है? MQM के ज़राए से हमारी बात हुई है, अब तक कोई भी राब्ता नहीं किया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। एक हफ्ता कबल में MQM ने जब यही बात की थी तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का एक राब्ता हुआ था। फिर MQM के वफ़द ने एक मुलाकात की थी उनसे और इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था मरदमशुमारी के हवाले से। MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसमें मेन पॉइंट ये है कि कराची की और हैदराबाद की आबादी कम दिखाई गई है जो MQM का मौक़िफ़, और ये हम भी 12 रिपोर्ट करते रहे हैं। कराची की जो मरदमशुमारी है
कराची की जो अब तक काउंटिंग हुई है आज के दिन तक वो कोई 1,68,00,000 तक है, जो बहुत ही कम है। 2017 में एमक्यूएम की आबादी जो थी 1,60,00,000 की। ये तो मुमकिन ही नहीं है कि मुल्क के सबसे बड़े शहर की आबादी में इजाफा ना हुआ हो, बल्कि बाज़ इलाकों में, कराची के बाद अजला में आज की रिपोर्ट ये है कि मरदमशुमारी 2017 से कम है। ये समझ में नहीं आने वाली बात है, जिस वजह से इसी पे एमक्यूएम का तहफुजात है। अब एमक्यूएम तो कह रही है कि 2.5 से 3 करोड़ आबादी है, लेकिन जितनी भी है हम उस पर नहीं जाना चाह रहे हैं, वो उनका मुतालबा है। लेकिन ये बात तो सब समझ में आ रही है कि कराची की आबादी ये कैसे मुमकिन है कि उसमें इजाफा ना हुआ हो गुज़श्ता साल के दौरान। तो ये एक कंफ्यूजन है। आजिज़ जमाली, ये बताइएगा कि अगर हम एमक्यूएम की बात करें तो माजी में भी एमक्यूएम इस किस्म के ही फैसले लेती रही है और हमेशा इस्तीफे जो है वो ले लिए जाते थे और सदर को जमा करवा दिए जाते थे, चेयरमैन को। तो क्या ये हम समझ सकते हैं कि विफाकी हुकूमत जो है वो संजीदा ना ले रही हो इस बात को? अभी देखिए, एमक्यूएम का तो 2017 की मरदमशुमारी पर भी यही रिजर्वेशन थे ना, तभी एमक्यूएम और सिंध हुकूमत का यही मकसद था कि कराची की आबादी को किया है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2017 में 1,60,00,000 थी, जिसपे आज से 5 साल पहले सिंध हुकूमत का ये मकसद था कि आबादी कम है। तो उस हिसाब से सिंध हुकूमत अभी भी अपने मौक़िफ़ पे स्टैंड कर रही है, एमक्यूएम भी स्टैंड कर रही है। बल्कि सिंध हुकूमत और एमक्यूएम नहीं, कराची की सियासी जमातें हैं, जमात इस्लामी का यही मौक़िफ़ है, पीटीआई का यही मौक़िफ़ है। ये सारी बड़ी जमातें जो हैं ये मरदमशुमारी के मसले पे अपने तफसीलात का इजहार कर रही हैं। अब लेकिन कोई मैकेनिज्म फेडरल गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा। हमारी यहाँ पे इदारा शुमारियात के अफसरान से 12 बात होती रहती है कि आया आप इसका मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि अभी भी 8 से 9 ब्लॉक जिसकी खाना शुमारी तो हुई है, अभी तक मरदमशुमारी नहीं हुई है। कराची के बहुत सारे इलाकों की मरदमशुमारी नहीं हुई है, तो उसका मैकेनिज्म किसी को समझ में नहीं आ रहा है। एक सर्वे कराया गया था पोलियो वर्कर्स से, जिसमें भी ये बात साबित हुई थी कि कराची के लातादाद इलाकों में मरदमशुमारी नहीं हुई है। लेकिन ये तजवीज़ थी कि पोलियो वर्कर के साथ मिलकर मरदमशुमारी करवाई जाए, लेकिन अब तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि इदारा शुमारियात के पास इसका मैकेनिज्म क्या होगा और कराची की मरदमशुमारी कैसे ठीक होगी। अच्छा, एक और यहाँ पर हम अगर आजिज़ जमाली बात करें तो पीटीआई ने एमक्यूएम को दावत भी दी है साथ बैठने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लफ्ज़ों में ही उन्होंने कहा कि हम एमक्यूएम को भी कहते हैं कि हमारे साथ आकर बैठें, बातचीत करें अगर वो वाकई मरदमशुमारी पर मामले पर संजीदा है। तो क्या आप देख रहे हैं कि कोई अखट वगैरह हो सकता है? ये मुमकिन है। आज पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, एक बड़ा सेमिनार करने जा रही है, जिसमें दीगर जमातों भी है, जमात इस्लामी भी है और सियासी जमातों को। अब जो सूरत हाल आज डेवलप हुई है, वरना तो इससे कबल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने मरदमशुमारी के मसले पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करवाई थी, जिसमें एमक्यूएम और पीटीआई ने, जमात इस्लामी ने हिस्सा नहीं लिया था। लेकिन अब जो नई डेवलपमेंट है उसमें इस बात का इम्कान है कि पीटीआई अगर सेमिनार बुलाती है या कोई कॉन्फ्रेंस बुलाती है तो उसमें एमक्यूएम, जमात इस्लामी और दीगर जमातों की शिरकत मुताबिक है। और एमक्यूएम की तरफ से ये एक बहुत बड़ा पैगाम होगा अपने इत्तेहादी हुकूमत के लिए। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि आज रात तक ही एमक्यूएम का यकीनन राब्ता हो जाएगा वफाकी हुकूमत की जानिब से। वो अपने इतने बड़े अहम इत्तेहादी को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। मेरा ख्याल है आज ही इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से उनके साथ राब्ता हो और इस मसले का कोई न कोई हल ढूंढा है। अच्छा आजिज़, जिस तरह आपने कहा कि छोड़ नहीं सकते, तो एमक्यूएम की जो इस टाइम हैसियत है वफाकी हुकूमत में, तो एमक्यूएम तो हुकूमत से हटेगी और फिर हुकूमत तो फिर गिर सकती है। और अभी एतमाद के वोट की भी बात हो रही है, तो वहाँ भी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? या बिल्कुल, एमक्यूएम अहम इत्तेहादी है ना। मैं भी यही कह रहा हूँ कि ऐसे हालात में जब फेडरल गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे मसाइल हों, मुश्किलात हों और असेंबली में एतमाद का वोट लेने जा रही हो, वज़ीर आज़म एतमाद का वोट लेने जा रहा है और एमक्यूएम की वजह से, यानी इत्तेहादियों की वजह से ये पीडीएम की हुकूमत बनी है, तो ऐसी सूरत हाल में कैसे मुमकिन है? खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के भी रोज की बुनियाद से एमक्यूएम के कायदीन से राब्ते रहते हैं, उसकी भी बुनियाद यही है।
لیکن یہ چونکہ مردم شماری ایسا مسئلہ ہے جس کو پیپلز پارٹی حل نہیں کر سکتی، اس کو فیڈرل گورنمنٹ حل کر سکتی ہے، تو اس میں امکان اس بات کا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ہی آج رات تک یا کل تک MQM سے رابطہ کرے گی اور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کیا جائے گا۔ امید یہی کی جا رہی ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے MQM سے اب رابطہ کرنے کی کوشش کرے گی آج رات یا کل تک۔ ٹھیک ہے عاجز جمالی اور شعیب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے مردم شماری کے معاملے پر MQM کو حکومت چھوڑنے کا مشورہ دے دیا۔ 1 مئی کو احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ PTI کراچی کے صدر آفتاب صدیقی بولے کہ لاڑکانہ شکارپور کی آبادی بڑھ گئی تو کراچی کی آبادی کیسے کم ہو گئی؟ کراچی کی الٹی گنتی کو تحریک انصاف نے مسترد کر دیا۔ انصاف ہاؤس میں PTI کراچی کے صدر آفتاب صدیقی نے جنرل سیکرٹری کراچی ارسلان تاج شہزاد قریشی کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ آفتاب صدیقی نے کہا کہ کراچی کی مردم شماری پر آواز اٹھانا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ مردم شماری میں کراچی میں 1 کروڑ 38 لاکھ افراد گنے گئے۔ 1997 2017 میں بھی مردم شماری غلط ہوئی۔ اس معاملے پر جماعت اسلامی سے بھی بات کی ہے۔ کراچی کی جو الٹی گنتی ہوئی ہے، لاسٹ پریس کانفرنس میں نے اور ارسلان نے جو کی تھی 1 کروڑ 60 لاکھ کی جگہ 1 کروڑ 38 لاکھ کا نمبر آیا تھا۔ یہ گنتی صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ 97 میں نہیں ہوئی، 2017 میں نہیں ہوئی تو 2023 میں کیسی ہو جائے گی؟ کراچی کی ہر پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں گے ماں سوائے ان کے جو گورنمنٹ میں شامل ہیں۔ ہم نے جماعت اسلامی سے بھی بات کی ہے کیونکہ یہ مشترکہ ہمارا مسئلہ ہے کراچی کا۔ ارسلان تاج کا کہنا تھا کہ کیسے ممکن ہے کراچی کی آبادی کم جبکہ لاڑکانہ کی بڑھ جائے۔ کسی ایک طبقے کی نہیں، ہر طبقے کی بات کر رہے ہیں۔ حکومت کراچی کو حق نہیں دینا چاہتی۔ صوبائی اسمبلی کی 4 اور قومی اسمبلی کی 2 نشستیں کم کر دی گئی ہیں۔ کراچی کی عوام کو دھاندلی منظور نہیں، ہر جماعت سے بات ہو سکتی ہے۔ یہ کوئی سمجھا دے کہ کس طرح 25% لاڑکانہ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کے مقابلے میں 2.5% کراچی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ تو اس کے بالکل کم ہو جائیں گی، 4 سیٹیں اس وجہ سے، 2 قومی اسمبلی کی سیٹیں کم ہو جائیں گی ہماری کراچی سے۔ PTI رہنماؤں نے کہا کہ 1 مئی کو حیدری پر احتجاج ہوگا۔ ٹاؤن کی سطح پر بھی مظاہرے ہوں گے۔ 2 تاریخ کو مردم شماری پر سیمینار رکھا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے خواجہ اجمیر نگری میں پانی نایاب ہو گیا۔ حکام کی نااہلی کے سبب بچے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر واٹر بورڈ کے ٹینک میں نہانے لگے۔ بچے نہانے کے لیے اپنی زندگی خطرے میں ڈالنے لگے۔ گھر کے نلکوں میں پانی نہیں آتا تو کیا ہوا؟ خواجہ اجمیر نگری کے بچوں نے واٹر بورڈ کے پمپنگ اسٹیشن کے ٹینک کو سوئمنگ پول میں تبدیل کر دیا۔ اجمیر نگری کے مکین کہتے ہیں علاقے میں لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ 15 سے 20 دن میں ایک مرتبہ پانی آتا ہے۔ پانی کی سپلائی جو ہے ویسے تو 8 دن میں آ جانی چاہیے لیکن 8 دن میں نہیں آتی ہے، بیکاز سپلائی جو کل بند ہوئی ہے وہ 17 دن کے بعد یا 18 دن کے بعد آئی ہے۔ تو یہ گھروں میں ویسے پانی کی بہت تنگی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ہفتے میں 1 دن پانی آتا ہے۔ جیسے بھی گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہے نا، یہ پانی نہیں آئے گا ابھی۔ یہ بچوں نے پانی کی قلت کے باعث واٹر بورڈ کے ٹینک میں نہانا مجبوری قرار دے دیا۔ گھر میں پانی نہیں آتا اس لیے نہانے آتے۔ ہمارے گھر پہ پانی نہیں آتا نا، ہم لوگ اس لیے یہیں نہاتے آتے۔ واٹر بورڈ کے پمپنگ اسٹیشن کی 4 دیواری بھی غائب ہو گئی۔ سیکیورٹی کا انتظام نہ ہونے سے کوئی بھی حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ کیمرامین اجمل خان کے ساتھ جنید جاوید، سٹی 21۔ حسن اسکوائر پر سڑک دھنس گئی۔ کھلا ہوا گڑھا شہریوں کے لیے وبال جان بن گیا۔ انتظامیہ اور حکومت کی ناقص کارکردگی پر شہری پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں کہ کراچی پورے ملک کی معیشت کو چلاتا ہے لیکن اس کا کوئی پرسان حال نہیں۔ حسن اسکوائر پر سڑک دھس گئی۔ سڑک کے بیچوں بیچ کھلا گڑھا انتظامیہ اور حکومت کی ناقص کارکردگیوں کا ثبوت پیش کرنے لگا۔ شہری کہتے ہیں کراچی کی متعدد سڑکوں اور شاہراہوں کی یہی صورتحال ہے۔ سڑکیں خستہ حال ہیں اور اسٹریٹ لائٹس بھی موجود نہیں۔ پورے پاکستان کی معیشت کو چلانے والا کراچی خود بے آسرا ہو چکا ہے۔ 12 سے 15 دن ہو گئے ہیں، اس کو کوئی بھی دیکھنے نہیں آیا ہے۔ یہ تو ایک گڑھا ہے، آپ کو میں پیچھے 200 گڑھے اور دکھا دوں۔ کراچی میں روڈ نہیں ہے گڑھوں کے علاوہ بھائی، کراچی میں گڈھے ہی گڈھے۔ روڈ کون سے صاف ہے سمجھا دیں مجھے آپ۔ کوئی روڈ صاف نہیں ہے ادھر، ایک روڈ تو صاف وہ بھی ابھی گڑھا بند ہوگا تو دیکھے گا حال کیا ہوگا۔ یہ بانس لگایا ہوا بیچ میں، کوئی گاڑی گر جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، مطلب جب کوئی حادثہ ہوتا ہے نا جب ہی لوگ جاگتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے سامنے یہ کیمرہ مین آپ کو دکھائیں، یہ لوگوں کا حال دیکھیں۔ 80 لاکھ روپے کی، 1 کروڑ کی، 1.5 کروڑ روپے کی گاڑیاں، لوگ بیچارے کیا کریں، گزرنا یہیں سے پڑتا ہے لوگوں کو۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ سڑکوں کی صورتحال کو درست کیا جائے۔ کیمرہ مین جہانگیر خان کے ہمراہ شہریار صدیقی، سٹی 21۔
सुई सदरन गैस कंपनी ने गैस बिलों में मीटर रेंट के साथ फिक्स्ड चार्जेस की मद में 500 रुपए तक वसूली शुरू कर दी है। तर्जुमान सुई सदरन कहते हैं कि ओगरा के नोटिफिकेशन के तहत घरेलू गैस सार्फिन को प्रोटेक्टेड एंड अनप्रोटेक्टेड 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। नवंबर से फरवरी के दौरान 90 क्यूबिक मीटर्स गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को प्रोटेक्टेड लिस्ट में शामिल किया गया है। नवंबर से फरवरी के दौरान 90 क्यूबिक मीटर से ज़ायद गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन अनप्रोटेक्टेड हैं। ओगरा के नोटिफिकेशन के तहत प्रोटेक्टेड सार्फिन को फिक्स्ड 50 रुपये जबकि अनप्रोटेक्टेड सार्फिन को 460 रुपये फिक्स चार्जेस अदा करने होंगे। नवंबर तक फरवरी किसी एक महीने में भी गैस का इस्तेमाल 90 क्यूबिक मीटर से बढ़ने पर अनप्रोटेक्टेड तस्वुर किया जाएगा। साथ ही गैस पर सेल्स टैक्स की शरह भी 15 फरवरी से 17% से बढ़ाकर 18% कर दी गई। शहर कायद में तातील के रोज़ भी बाजार खुले रहे। ओल्ड सिटी एरिया में जोड़िया बाजार की मेडिसन मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां जारी रहीं। छुट्टियां ज्यादा मिलने पर ताजरों ने तातील खत्म होने से कबल ही मार्केटें खोल दी। जोड़िया बाजार के ताजरों का कहना है कि रमजान में भी हफ्ते में 2 रोज बाजार बंद रहते थे। ईद पर भी छुट्टियां ज्यादा मिल गई। महंगाई उरूज पर है जिसके बाइस दुकानें खोली। ये छुट्टियां बहुत हो गई थी तो इस वजह से हमने मामूल के हिसाब से दुकानें खोल ली हैं। अब तो सारी दुकानें खुली हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला कल से और मामूल पे आ जाएंगी। तो कल सारी दुकानें इंशाअल्लाह ताला खुल जाएंगी। बैंक वगैरह भी खुल जाएंगे। मामूल के मुताबिक दुकानें खोल दी हैं। अभी भी देखा जाए तो काम में वो जोर है नहीं, फिर भी लोगों ने ताजिर बरादरी ने कुछ मार्केटें खोली हैं क्योंकि आगे छुट्टी का कह रहे हैं। इस वजह से मामूल के मुताबिक कुछ दुकानें खुली हुई हैं। शहर के दीगर इलाकों में भी ईद के चौथे रोज बेशतर तिजारती मराकज़ खुले रहे। कैमरामैन हसनैन के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। शहरियों के लिए अच्छी खबर आ गई है। अब सस्ती एलपीजी मैसर होगी क्योंकि एसएसजीसी ने शहर में एलपीजी सिलेंडर की फरोख्त शुरू कर दी है। जहां ओगरा की मुकर्रर करदा कीमत पर एलपीजी भी फरोख्त हो रही है। महंगी और गैर मयारी एलपीजी से छुटकारा हासिल करने का वक्त आ गया। एसएसजीसी ने ओगरा के तय करदा रेट पर एलपीजी फराहम करना शुरू कर दी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 2702 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर 10,397 रुपए और एलपीजी भी 229 रुपए में फरोख्त की जा रही है। रीजनल मैनेजर एसएसजीसी फैसिलिटेशन सेंटर सलाउद्दीन का कहना है कि हमारे पास 6,500 का टर्मिनल है। सेफ्टी के तमाम मराहिल और ऑर्डर लेने के बाद 24 घंटे के अंदर सार्फिन को घर तक डिलीवरी करते हैं। हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ा टर्मिनल है 6,500 मेट्रिक टन का। हमारे पास अपने जहाज़ आते हैं जो कि हमारे जेटी पे लगते हैं और वहाँ पर बड़े सेफली तरीके से हमारे वहाँ पर डिकेंटेशन होती है। तो हमारा प्रोडक्ट आता है और वहाँ से फिर सिलेंडर्स और बाउजर्स के ज़रिए हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवरीज दे रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि शहर में फ़रोख्त होने वाले गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। देखें, उन्होंने जो मार्केट कैटर की हुई है वो बहुत ज़्यादा है। उसको कैटर हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास बहुत बड़ा टर्मिनल है। पर यह है कि वो सिस्टम में घुस चुके हैं। अब उनको हम लोग गवर्नमेंट ही कर सकती है, हमारी तरफ से तो कोई भी नहीं हो सकता। गवर्नमेंट उनके खिलाफ अगर कार्रवाई करे तो वो ख़त्म हो सकते हैं। दूसरी जानिब एलपीजी माफिया की गुंडागर्दी के बाइस शहरी महंगी एलपीजी खरीद रहे हैं। कैमरामैन हैदर के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि महंगाई और जदीद टेक्नोलॉजी ने सड़क किनारे बैठे मजदूरों को तकरीबन बेरोजगार कर दिया। ईद आई और चली गई लेकिन मजदूर तबके की हालत ताहाल खराब है। मजदूरों का अहवाल जानते हैं राबेल अशरफ की रिपोर्ट में। लोगों के घर तामीर करने वालों के अपने घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। महंगाई ने जहां तमाम शोबों के लोगों को मुतासर किया है, वहीं मजदूर तबका ज्यादा परेशान नजर आता है। मुआशी दगरगूम सूरत हाल ने मजदूरों से दाल रोटी भी दूर कर दी। काम की आस लगाए फुटपाथों पर सुबह सवेरे आने वाले सारा दिन लोगों की राह तकते हुए खाली हाथ जाने लगे। मजदूरों ने शिकवा किया कि शहरी अब सड़क किनारे बैठे मजदूरों से काम कराने के बजाय अपने जान पहचान वालों से ही काम करा लेते हैं। हालांकि फुटपाथ पर बेहतरीन कारीगर मौजूद हैं। ईद भी जैसे तैसे गुजारी है। ईद के हवाले से सबको पता है महंगाई है। ख़ास तौर पे जो कंस्ट्रक्शन का शोबा है हमारा जो तामीरात का शोबा है वो शदीद मुतासिर है। काम सारा ऑनलाइन हो गया है। हम लोग यहाँ पे जो मजदूर वगैरह तबका हुनरमंद बैठे हैं, ये कम तालीम याफ्ता होने की वजह से वो ऑनलाइन से हट गए। मजदूरों का कहना है कि गुर्बत और मोबाइल फोन ना होने के सबब फुटपाथों पर सिर्फ वक्त ही जाया हो रहा है। कैमरामैन जिशान नवाब के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। ईद उल फितर के मौका पर शाह फैसल कॉलोनी ग्रीन टाउन में कायद मिल्लत पार्क में ईद मेला जारी है। ईद की छुट्टियों के आखिरी रोज बच्चे पार्क में बड़ी तादाद में मौजूद हैं। छुट्टियों के आखिरी दिन को भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। सैयद नुमान गुल भी वहां मौजूद है, उनसे जानेंगे। सैयद नुमान गुल, बताइएगा।
جی ہاں بالکل، عید الفطر کی جو ہے وہ آخری ایام چل رہے ہیں اور آج چھٹیوں کی آخری بچوں کی جو چھٹیاں تھیں، جو عید کی چھٹیاں دی گئی تھیں، وہ اس کا آج آخری روز ہے اور آخری روز کو جو ہے وہ مکمل طور پر انجوائے کرنے کے لیے اس وقت جو ہے کراچی کے علاقے شاہ فضل کالونی نمبر 3 کے یہ پارک ہے، قائد ملت پارک، جس میں بڑی تعداد میں بچے موجود ہیں۔ میرے کیمرہ مین اجمل آپ کو دکھا سکیں تو یہ اس وقت مناظر ہیں کراچی کے علاقے شاہ فضل کالونی کے پارک کے، جہاں پر بڑی تعداد میں بچے جو ہے اپنے والدین کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، آج جو ہے وہ اپنی عید کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور بچوں کی جو خوشی ہے وہ دیدنی ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ بچے موجود ہیں، میری کوشش ہے کہ میں ان سے بات کروں۔ بیٹا بتائیے گا ذرا پارک میں کیا کرنے آئے ہیں، کن کے ساتھ آئے ہیں؟ والدین کے ساتھ آئے ہیں؟ میں اکیلا آیا ہوں۔ اچھا آپ اکیلے آئے ہیں اور دوستوں کے ساتھ آئے ہیں، تو کیا کرنے آئے ہیں یہاں پر؟ ادھر کھیلنے آیا ہوں، ٹھیک ہے، جھولے لے کے یہاں یقینی طور پر بچے یہاں پر کھیلنے آئے ہیں، کودنے آئے ہیں، اور بھی میرے ساتھ بچے موجود ہیں، ایک چھوٹا بچہ میرے ساتھ موجود ہے۔ بیٹا بتائیے گا ذرا کس کے ساتھ آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں؟ بھائیوں کے ساتھ۔ بھائیوں کے ساتھ آئے ہیں، اور کیا کرنے آئے ہیں یہاں پر؟ یہاں پہ جھولے کھانے۔ جھولے کھانے آئے۔ کتنے جھولے جھول چکے ہیں؟ کتنے جھولے جھول چکے ہیں؟ بہت سارے۔ اور کل سے اسکول جانا ہے؟ جی ہاں، یقینی طور پر بچوں کو کل سے اسکول جانا ہے، اس وجہ سے اپنے یہ جو عید کے دن ہے اسے خوب انجوائے کرنے کے لیے یہ شاہ فضل کالونی کے قائد ملت پارک میں موجود ہے۔ بہت سارے جھولے بھی یہاں پر لگے ہوئے ہیں اور جھولوں پر بچے موجود ہیں، عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور دوستوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، جو کہ جو ہے عید کے یہ آخری ایام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جی آخری ایام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اچھا نعمان یہ بتائیے گا کہ میلے کا بھی اگر آخری روز ہے تو یہ کتنی دیر تک مزید جاری رہے گا؟ جی یہ جو میلہ ہے یہ خصوصی طور پر جو ہے آج ان جھولوں میں جو ہے وہ ویسے عام دنوں میں بھی یہاں پر جھولے موجود ہوتے ہیں، لیکن اس وقت عید الفطر کے موقع پر یہاں پر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر اہتمام کیا گیا ہے، جس طرح کہ جمپنگ یہاں پر ایک ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت جو ہے عید کے موقع پر یہاں پر 3-4 جمپنگ لگائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف گیمز یہاں پر ہیں کہ بچے اس کے اندر جو ہے وہ کھیل کر انعامات جیت سکتے ہیں۔ میرے عقب میں بھی، میرے آس پاس بھی بچوں کی بڑی تعداد موجود ہے جو کہ انجوائے کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عید کے موقع پر یہ جھولے لگائے گئے ہیں، جھولوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھ گئی ہے، تو اس سے جو ہے وہ ہم خوب انجوائے کریں گے۔ آج سے کوئی میرے خیال میں کہ کل بھی یہاں پر یہ جھولے موجود رہیں گے، تو اس کے اندر جو ہے وہ جھولنے کے لیے بچے یہاں پر موجود ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ جی خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ نعمان، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ عید کے چوتھے روز بھی شہریوں کی تفریحی مقامات پر آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ بڑی تعداد میں شہری پارکوں اور چڑیا گھروں کا رخ کرتے رہے۔ میٹھی عید کی چھٹی کے آخری روز شہریوں کی کھل کر تفریح۔ بڑوں سے عیدی بٹورنے کے بعد بچوں نے اپنے والدین کو پکنک پلیسز کی جانب جانے پر مجبور کر دیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد لانڈی زو بھی پہنچ گئی۔ بچے جانوروں کی حرکات دیکھ کر خوب محظوظ ہوئے، جبکہ کچھ بچے اپنی عیدی جھولے جھولنے پر خرچ کرتے نظر آئے۔ پارک میں بہت مزہ آ رہا ہے، ہم نے ابھی بہت سارے جھولے جھولے اور ہم نے ابھی لنچ کرا ہے۔ پیسے کس نے دیے ان سب جھولوں کے؟ ہماری مما نے۔ ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے، ہم نے بہت سارے جھولے ابھی ہم نے کھانا کھایا ہے۔ پکنک کے لیے آئی فیملی نے کہا کہ میزبانی سے فری ہو کر اب انجوائے کرنے کا وقت ہے۔ آج ہم نے سوچا کیوں نہ آج باہر چلتے، کیونکہ عید کے 3 دن تک ہم گھر پر ہی تھے، مہمان وغیرہ آ رہے تھے، تو اس لیے موقع نہیں ملا باہر نکلنے کا، اس لیے ہم آج آ گئے۔ مہنگائی اور مسائل میں گھرے شہری عید کے موقع پر تفریحی مقامات پر مسرور نظر آئے۔ کیمرہ مین ذیشان نواب کے ساتھ اقرا اوان، سٹی 21۔ عید تعطیلات کے آخری روز فیملیز کی بڑی تعداد ساحل سمندر پہنچ گئی۔ شہری گھڑ سواری اور اونٹ کی سواری سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ عید کی چھٹیاں اور ساحل پر شہریوں کی لہروں سے اٹھکلیاں۔ عید الفطر کے موقع پر اپنے خاندان والوں سے ملنے اور کھانے سے خوب انصاف کرنے کے بعد شہری سمندر کنارے پہنچ گئے۔ کوئی گھڑ سواری کا شوق پورا کرتا نظر آیا تو کسی نے ساحل پر اونٹ کو دوڑایا۔ بچے بھی اس موقع پر مسرور دکھائی دیے۔ عید کے چوتھے روز کو انجوائے کرتے ہوئے ایک فیملی بولی 3 دن مہمانوں کی خاطرداری کرتے رہے، اب ساحل پر انجوائے کرنے آ گئے ہیں۔ ہم لوگ کافی انجوائے کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ 3 دن تو فیملیز میں جا کے دعوتیں کھا کے بور ہو گئے تھے،
तो फिर आज आखिरी छुट्टी थी तो हम लोगों ने कहा चलें सी व्यू चलते हैं। इंजॉय करना है, लाजमी घर में बैठे बैठे बोर हो गए, 2-3 दिन गुजारे, मेहमानों को रिसीव किया तो अब आउटिंग पे निकले, अब देखें इंजॉय कर रहे हैं। छुट्टी के आखिरी रोज को शहरियों ने तफरी मकामात पर पहुंचकर नाकाबिले फरामोश बना दिया। कैमरामैन हैदर अली के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सफारी पार्क में हाथियों की अफजाइश की नवीद सुना दी है। सैफुर रहमान कहते हैं कि सफारी पार्क में जानवरों को बेहतरीन सफरी सहूलियात मुहैया की जाएंगी। मधुबाला के कल मुख्तलिफ टेस्ट किए गए हैं। मधुबाला की कल स्क्रीनिंग हो गई और मधुबाला को शिफ्ट करना कराची ज़ूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन से सफारी पार्क एक बड़ा अपहिल टास्क है। ज़ाहिर है 2 टन का बिग एलिफेंट है वो, उसको मूव करना कंटेनर के अंदर, ये इसके लिए जर्मन हमने ट्रेनर 4 पॉज का ऑलरेडी वो आए हुए हैं, वो उसको ट्रेन भी करेंगे सारी चीज़ें और फिर इंशाल्लाह 1-8 महीने में ये हो जाएगा। देखिए सफारी पार्क 1970 से बना, 207 एकड़ पे जगह पे मुहित है। 105 एकड़ बिल्कुल जानवरों के लिए जंगली एहतियात के लिए रखा है। हम चाहते हैं कि एक आलमी सतह की यहाँ पे सेंचुरी बनाई जाए। सेंचुरी से मुराद ये कि जहाँ पे जानवर अपनी नेचुरल हैबिटेट में, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहीं पे उनकी अफजाइश नस्ल होती है और ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो किसी जंगल के अंदर है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे कुछ जगह ईयर मार्क्ड ऑलरेडी की है, जो कि 10 से 12 एकड़ के करीब होगी। उस पर फेंसिंग होगी, लोग यहाँ गुजरते हुए हाथी को देख सकेंगे। यानी हाथी अपने आप को ऐसा तस्वुर करते हैं कि जैसे किसी जंगल में। सफारी पार्क के आप दोनों हाथी देखिए, वो बिल्कुल दरख्तों के से घास, पानी, ये तमाम चीज़ें होंगी। तो इंशाल्लाह एक बहुत ही शानदार प्लान है जिस पर अमल किया जाए। उन्होंने ये तजवीज़ दी थी कि जो कराची ज़ूलॉजिकल एंड बॉटनिकल गार्डन के जो हाथी हैं दोनों को शिफ्ट किया जाए यहाँ पे, ताकि वो एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नूरजहाँ की तबीयत कुछ नासाज हुई और फिर उसका इंतकाल भी हो गया ईद के फर्स्ट डे 11:15 बजे। उसके बाद अब मधुबाला को हम शिफ्ट भी कर रहे हैं और जब शिफ्ट कर रहे हैं तो हम एक बहुत बड़ा यहाँ पे सेंचुरी को बना रहे हैं, जहाँ पे न सिर्फ ये 3 हाथी बल्कि और हाथी भी रहेंगे। ये हम मज़ीद इंशाअल्लाह ताला और लेकर भी आएंगे। हम जो एशियन एलिफेंट्स हैं, अफ्रीकन एलिफेंट्स हैं, वो हम लेकर आएंगे, इससे कि ये बहुत बड़ी जगह होगी और उनके रहने के लिए एक बिल्कुल जंगल होगा। नीलम कॉलोनी में शौहर ने बीवी का सर मूंड दिया है। बोर्ड पेसन पुलिस ने शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जान से मारने की धमकी समेत दीगर दफात भी शामिल की गई हैं। आपको बताएं कि नीलम कॉलोनी में शौहर ने बीवी का सर मूंड दिया है। बोर्ड बेसन पुलिस ने शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मुकदमे में जान से मारने की धमकी समेत दीगर दफात भी शामिल की गई हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है शौहर के खिलाफ। नीलम कॉलोनी के रहायशी फरजाना की शिकायत पर बोर्ड बेसन पुलिस ने शौहर के खिलाफ जान से मारने की धमकियों समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। और फरजाना 5 बच्चों की माँ है और बंगलों में सफाई सुथराई का काम करती है। आपको बताया कि बोर्ड बेसन पुलिस ने बीवी को गंजा करने वाले शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सलमान सलीम से बात करेंगे। सलमान बताइएगा। देखिए बिल्कुल, बोर्ड बेसन पुलिस ने बीवी को गंजा करने वाले शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। नीलम कॉलोनी के रिहायशी फरजाना की शिकायत पर बोर्ड बेसन पुलिस ने शौहर सईद के खिलाफ जो है वो जान से मारने की धमकियों समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया है। फरजाना 5 बच्चों की माँ है, जबकि बंगलों में जो है वो सफाई सुथराई का काम करती थी। बच्ची के बाल कटवाने का कहा, जिस पर शौहर तहश में आ गया और उसने फरजाना को जो है वो गंजा कर दिया। इस हवाले से वाकई गुज़िश्ता रोज जो है वो पेश आया और मुलजिम सईद जो है वो क्लिफ्टन के मॉल में मुलाजमत करता है। आज भाई अब्दुल रज़ाक घर आया तो उसे सूरत हाल से आगाह किया, अपने साथ होने वाले जुल्म पर इंसाफ जो है वो जारी थी। जबकि SHO बोर्ड बेसन नसीर तनोली ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी बहुत शुक्रिया सलमान, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक नायब चेयरमैन हाजी गनी उस्मान ने तमाम अहले वतन को ईद उल फितर की खुशियों का पैगाम दिया। हाजी गनी उस्मान ने कहा कि मुआशी और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल पर सरमायाकार खौफज़दा है। सियासी बहरान के खात्मे के साथ अब बुलंद शरह सूद भी बड़ा मसला बन गया है।
वतन को ईद उल फितर की खुशियां मुबारक हो। ये पैगाम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साबिक नायब चेयरमैन हाजी गनी उस्मान ने दिया। हाजी गनी उस्मान ने कहा कि माशी मुश्किलात की वजह से ये ईद बहुत ही क्राइसिस वाली ईद रही। बताया कि पूरे रमजान के एक माह में 100 इंडेक्स में 631 पॉइंट्स का ही इजाफा हुआ और कहा कि जो मुल्क के माशी हालात हैं उस पर सरमायाकार खौफजदा हैं। ये ईद देखिए, ये ऐसी ईद आई कि ऐसी क्राइसिस की ईद थी और आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात, जो भी माशी हालात हो रहे हैं वो आपकी सबकी नज़र में है और दुआ करें कि अल्लाह मियाँ से पास करे और अच्छे हालात के करीब लेके जाए। हाजी गनी उस्मान ने कहा कि ये पहला साल है कि रमजान में बहुत कम कारोबारी हुजूम रहा। ये भी कहा कि सिर्फ सियासी बहरान खत्म होने से सूरत-ए-हाल ठीक नहीं होगी। साथ दूसरा बड़ा मसला 21% बुलंद चढ़ाए सूद बन गया है। कोई ये बताए कर्जे पर 24% सूद के साथ हुकूमत को टैक्स कैसे अदा होंगे। पहला ही ऐसा साल है कि रमज़ान में नो डाउट कि ट्रेडिंग कम होती है, मगर पहला ही साल है कि इस रमज़ान में मेरे ख्याल में 10 रमज़ानें जो निकली थी उससे भी कम ट्रेडिंग हुई है। अब पाकिस्तान का हाईएस्ट केबल रेट जो 21% पे केबल रेट है और 21% पे अगर जो मैं लोन लेता हूँ या कोई और भी लोन लेता है तो डिपेंड अपॉन पार्टी है। किसी को 24% में मिलते हैं, किसी को 23% में मिलते हैं। स्टॉक माहिरीन का कहना है कि सरमायाकार अखराजात निकाल कर अपने मुनाफे का भी सोचता है और इस बुलंद चढ़ाए सूद पर सरमायाकारी के बजाय बैंकों के डिपॉजिट्स में इजाफा ही होगा। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान। अमरीकी खाम तेल 60 सेंट्स कमी से $78.17 फी बैरल और लंदन ब्रेंट ऑयल 55 सेंट्स कमी से $82 फी औंस तक गिर गया। आलमी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक सरमायाकार चीन की तलब और शरह सूद में इजाफे के असरात देख रहे हैं। चीन में तातीलात की वजह से ट्रेडिंग में कमी का रुझान है। शरह सूद में इजाफे से मुआशी नमू में कमी के भी खदशात हैं, जिससे आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल 60 सेंट्स और लंदन ब्रेंट ऑयल 55 सेंट्स कम हो गया। आलमी मार्केट में सोना $7.55 सस्ता होकर $1992 फी औंस तक गिर गया। कराची में हफ्ता आलमी हिफाजती टीका आगाही मुहिम का आगाज नुमाइशी क्रिकेट मैच से हो गया। दिलचस्प मुकाबले के बाद नया नाज़माबाद ने उमर एसोसिएट्स को 5 रन से शिकस्त दी थी। नाज़माबाद स्टेडियम में हिफाजती टीकों का आगाही वीक शुरू हो गया। मैच के इनेकाद का मकसद हिफाजती टीकों की अहमियत को उजागर करना है। डॉक्टर फरहान ईसा बोले, टीकों से हमल का कोई ताल्लुक नहीं है। एक ये बात बड़ी फैली हुई है कि वैक्सीनेशन से जो है वो बच्चे फिर पैदा नहीं हो सकते, इनफर्टिलिटी हो जाती है, जो कि बहुत ही गलत एक खबर है। आपको पता है पाकिस्तान की आबादी बढ़ती चली जा रही है, बेशक सेंसस में ना आ रहा हो लेकिन आबादी बढ़ती चली जा रही है। आरिफ हबीब कहते हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट वाले बुकिंग के वक्त हिफाजती टीकों का सर्टिफिकेट तलब करके सेहतमंद मुआशरे के लिए अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इस दिन के हवाले से और मैं आपके जो है जरिए ये लोगों को जो है पैगाम देना चाहता हूँ कि इस बात को वो सीरियस लें, अपने बच्चों को टाइमली पोलियो वैक्सीनेशन जो है वो करवाएं ताकि उनकी फ्यूचर रिस्क जो है वो खत्म हो जाए। नुमाइशी मैच में उमर एसोसिएट ने नया नाज़माबाद के स्कोर 190 रन के जवाब में 185 रन पर आउट हो गई। आरिफ हबीब और इमरानुल हक ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।